दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी एंड नॉलेज चैनल में। इस वीडियो में हम क्लास 6 के सोशल साइंस की बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट के अध्याय 9 शहरी क्षेत्र में आजीविका के सभी प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तो देखिए चैप्टर के बीच बीच में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और कुछ प्रश्न जो है लास्ट में अभ्यास प्रश्न के तौर पर दिए गए हैं, उन सभी को हम इसमें हल करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। आपसे भी अनुरोध है कि यदि कोई प्रश्न का जवाब आपको नहीं आ रहा तो आप जो है हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? देखिए दो चित्र दिए गए हैं, दोनों ही शहरी क्षेत्र के चित्र हैं। शहर की व्यस्त सड़क इनमें दिखाई दे रही है। सड़क पर बहुत भीड़ भाड़ है। कारें, बस, साइकिल और पैदल लोग हैं। रेहड़ी पर सामान बिक रहा है। सड़क किनारे फुटपाथ पर सामान बेचने वाले भी हैं। नाई की दुकान है, झाड़ू है। सड़क पर झाड़ू लग रही है। लोग व्यस्त दिख रहे हैं। तो देखिए आपने इससे पहले ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के कार्यों के बारे में पढ़ा है। पिछले पाठ में दिए गए ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों के चित्र से इस चित्र की तुलना कीजिए। तो देखिए ये जो हमारे राइट साइड में चित्र है, ये वाला, ये ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों से जुड़ा हुआ चित्र है और ये दूसरा जो है ये शहरी क्षेत्र के कार्यों से जुड़े हुए दो चित्र हैं जो हमने अभी लास्ट पिछली स्लाइड में देखे। तो इनकी तुलना करते हैं। चलिए, तो देखिए आप पहले ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पिछले पाठ में दिए गए ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों से इस चित्र की तुलना कीजिए। तो पिछले अध्याय में ग्रामीण क्षेत्र के लोग खेती के कार्यों में लगे थे। उनमें कुछ लोग मछली पकड़ना, साइकिल रिपेयरिंग करना, दीवार बनाना, ठेली पर सामान बेचना जैसे कामों में लगे थे। वहीं जो इस चित्र में शहर का जो चित्र दिया गया है, यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। लोग भागदौड़ में लगे हैं। सड़क पर यहाँ बहुत ज़्यादा यातायात है। यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी इमारतें भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शहर का एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है। आपने ऊपर वाले चित्र में क्या भिन्नताएं देखी? तो देखिए शहर के ही दो चित्र यहाँ पे दिए गए हैं। एक भाग में ऊंची इमारतें और सड़कों पर वाहनों की भीड़ दिखाई दे रही है। वहीं दूसरे भाग में छोटे छोटे घर हैं, फुटपाथ पर काम हो रहा है। तो ये शहर के दोनों चित्र हैं। ये चित्र नंबर 1 है, ये 2 है। इन दोनों में भी कंपैरिजन करें तब भी इनमें कुछ अंतर हमें मिल रहा है। देखिए यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें हैं चित्र नंबर 1 में, और जो चित्र नंबर 2 है यहाँ पे छोटी इमारतें हैं, छोटे घर हैं, छोटी छोटी देखिए घर हैं। वहीं पे यहाँ पे भीड़ भाड़ है पूरी, यहाँ भी भीड़ भाड़ है। यहाँ पे फुटपाथ में चित्र नंबर 2 में देखिए फुटपाथ पे काम हो रहा है। और चित्र नंबर 1 जो है इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लोग जो है जा रहे हैं, स्कूल दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न है, बच्चू माझी शहर क्यों आया था? तो बच्चू माझी शहर में काम की तलाश में आया था। गांव में वह मिस्त्री का काम करता था, परंतु उसे नियमित तौर तौर पर काम नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह उसके परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। तो आपने चैप्टर के अंदर जो बच्चू माझी नाम का कैरेक्टर है जो रिक्शा चलाता है, उसको अच्छे से पढ़िए और आपको पता चलेगा कि वो शहर क्यों आया था। तो बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रहता था? देखो बच्चू माझी जो है काम की तलाश में गांव से शहर आ गया था। उसका परिवार अभी भी गांव में रहता था, इसलिए वो अपने परिवार के साथ नहीं रह पाता था। तो अगला है, वंदना और हरप्रीत ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की? उनको यह दुकान चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? तो आप कहानी पढ़ेंगे वंदना और हरप्रीत की, चैप्टर के अंदर दी गई है। तो वंदना और हरप्रीत ने तरक्की व अधिक कमाई के लिए बड़ी दुकान शुरू की। वे अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता था। कुछ कपड़े विदेशों से भी मंगवाते थे। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए उन्हें अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न और रेडियो चैनल पर विज्ञापन भी देने पड़ते थे। तो उन्होंने अधिक कमाई के लिए बड़ी दुकान शुरू की थी और इसके लिए वो अलग अलग जगहों से सामान खरीदते थे और विज्ञापन भी देते थे। एक बड़ी दुकान के मालिक से बात कीजिए और पता लगाइए कि वे अपने काम की योजना कैसे बनाते हैं। क्या पिछले 20 सालों में उनके काम में कोई बदलाव आया है? तो बच्चों ये आपको खुद करना है। आप किसी अपने आसपास की बड़ी दुकान के किसी मालिक से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि पिछले 20 सालों में उनके काम में क्या बदलाव आया है। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि बड़ी दुकान के मालिक जो है कई प्रकार का सामान अलग अलग जगहों से खरीदते हैं ताकि उनके ग्राहकों को सामान में ज़्यादा भिन्नता मिल सके। वे विज्ञापन भी देते हैं। पिछले कुछ सालों में उनके काम में काफ़ी बदलाव आया है। लोगों की पसंद बदली है। अधिक दुकानें खुल गई हैं जिससे प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। इसके साथ ही आप भी अपनी तरफ से कुछ इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। प्रश्न है, जो बाजार में सामान बेचते हैं और जो सड़कों पर सामान बेचते हैं उनमें क्या अंतर है? तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों को कंपेयर करके एक स्लाइड बनाई है। बाजार में सामान बेचने वाले लोग, तो इनके पास क्या होता है, इनकी पक्की दुकानें होती हैं, लाइसेंस होता है दुकान का, ज़्यादा ज़्यादा लोग काम करते हैं कि दुकान में, और ये लोग अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। वहीं जो सड़कों पर सामान बेचने वाले लोग हैं, ये ज़्यादातर जो है इनकी अस्थाई और कच्ची दुकान होती हैं। इनके पास लाइसेंस नहीं होता, कभी भी पुलिस दुकान हटाने के लिए बोल देती है। ज़्यादातर लोग खुद ही दुकान संभालते हैं और उनके परिवार के लोग मिलकर सामान बनाते हैं। जो भी दुकान पे सामान बिक रहा होता है, ज़्यादातर लोग अपनी फैमिली के साथ मिलकर ही वो सामान बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि फैक्ट्रियां या छोटे कारखाने मजदूरों को नियमित रूप से काम पर क्यों, यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों नहीं रखते हैं, यहाँ पे नहीं ऐड कर लीजिएगा, क्यों नहीं रखते हैं। तो फैक्ट्रियां या छोटे कारखाने मजदूरों को नियमित रूप से काम पर नहीं रखते हैं ताकि उन्हें ओवर टाइम सुरक्षा ना देने पड़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। फैक्ट्रियां कारखानों को तभी लाभ होगा जब वो मजदूरों का या अनियमित जो लोग होंगे उनका वेतन वगैरह नहीं देंगे, तो उन्हें लाभ होगा। कम काम होने पर वह अस्थायी मजदूरों को आसानी से हटा देते हैं। देखिए, अगर स्थायी मजदूर होंगे तो उनको हटा नहीं पाएंगे, काम ना होने पर भी उन्हें वेतन देना पड़ेगा, मगर अस्थायी मजदूरों को वो काम कम होने पर हटा देते हैं, जैसा कि हमने इस पाठ में भी समझा था। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। निर्मला और मजदूरों की काम करने की परिस्थितियों का निम्न के आधार पर विवरण दीजिए। काम के घंटे, कमाई, काम करने की जगह व सुविधाएं, साल भर में रोजगार के दिनों की संख्या। तो देखिए, काम के घंटे जो है 9 से रात 10 बजे तक, सप्ताह में 6 दिन, यानी कि लगभग 11 घंटे काम, 12-13 घंटे काम कर रही है रोज, और सप्ताह में 6 दिन काम कर रहे हैं। वहीं कमाई 8 घंटे के 80 रुपये और अतिरिक्त काम के 40 रुपये। तो जो अतिरिक्त काम किया जा रहा है 5 घंटे का, उसके लिए भी 40 रुपये मिल रहे हैं। काम करने की जगह, छोटी जगहों पर मशीनों पर काम करते हैं, कोई सुविधा नहीं। अगर कारीगर काम की परिस्थिति की शिकायत करे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो हमने निर्मला वाले कहानी में देखा था। फिर रोजगार के दिनों की संख्या, साल में लगभग 8 महीने काम मिलता है। मालिक को काम का ऑर्डर ना मिले तो वो मजदूरों को हटा देते हैं। क्या आप यह मानेंगे कि दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएं भी अनियमित मजदूरों की श्रेणी में आती हैं? क्यों? ऐसी कामगार महिला के दिन भर के काम का विवरण दीजिए। तो जो दूसरों के घरों में काम करती हैं वो भी अनियमित मजदूरों की श्रेणी में ही आती हैं, क्योंकि उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है या बदला जा सकता है। कामगार महिलाएं लोगों के घरों में काम करने जाती हैं और वे सारा काम संभालती हैं, जैसे घर की सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना आदि। दोपहर में अधिक काम न होने के कारण वे आराम कर सकती हैं। सारा काम रात लगभग 10 बजे खत्म होता है। तो ये जो है बिल्कुल अनियमित मजदूरों जैसी ही स्थिति में रहती हैं। तो आगे नीचे लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों की ज़िंदगी का विवरण दिया गया है, इसे पढ़िए और आपस में चर्चा कीजिए कि लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों के जीवन की क्या स्थिति है। तो देखिए, लेबर चौक पर जो मजदूर आते हैं उनमें से ज़्यादातर अपने रहने की स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते और इसलिए वे चौक के आसपास फुटपाथ पर सोते हैं या फिर रात्रि विश्राम गृह या रैन बसेरे में रहते हैं। इसे नगर निगम चलाता है और इसमें 6 रुपये एक बिस्तर का प्रतिदिन किराया देना पड़ता है। सामान की सुरक्षा का कोई इंतजाम न रहने के कारण वे वहाँ के चाहे चाय या पान बीड़ी वालों की दुकानों को बैंक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उनके पास वे पैसा जमा करते हैं, उनसे उधार भी लेते हैं। वे अपने औजारों को रात में उनके पास हिफाजत के लिए छोड़ देते हैं। दुकानदार मजदूरों के सामान की सुरक्षा के साथ ज़रूरत पड़ने पर उन्हें कर्ज भी देते हैं। तो ये लेबर चौक पे रहने वाले मजदूरों के बारे में जानकारी दी गई है। अगला सवाल है, यहाँ पे एक तालिका दी गई है जिसमें बच्चू माझी, हरप्रीत, वंदना, निर्मला और सुधा, इन सबके जो है कुछ तुलना की गई है, जैसे इनकी काम की जगह, इनकी आय, काम की सुरक्षा, सुविधाएं और स्वयं का काम है या वो कहीं नौकरी करते हैं। तो देखिए, बच्चू माझी जो है वो क्या करता है, वो सड़क पे रिक्शा चलाता है। काम की जगह सड़क है, 80 रुपये प्रतिदिन कमाता है। काम की सुरक्षा नहीं है, सुविधाएं उसके पास नहीं है और स्वयं का रोजगार है। वहीं हरप्रीत वंदना के पास काम की जगह उनका शोरूम है, आय उनकी निश्चित नहीं है, काम की सुरक्षा उनके पास है, सुविधाएं उन्होंने कार फ्लैट खरीद लिया है और स्वयं का रोजगार है, हाँ उनका खुद का काम है। तो निर्मला के काम की जगह क्या है, कपड़े सिलने की फैक्ट्री, आय है 80 रुपये प्रतिदिन, काम की सुरक्षा बिल्कुल नहीं है, सुविधाएं उनके पास कुछ नहीं है और वो क्या करते हैं, रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं। वहीं सुधा के जो काम करने की जगह क्या है, बिस्कुट फैक्ट्री है, उसकी आय यहाँ पे नहीं बताई गई और काम की सुरक्षा उसके पास है। सुविधाएं क्या हैं, भविष्य निधि, छुट्टियां, चिकित्सा सुविधाएं आदि मिली हुई हैं। और वहीं स्वयं का काम है या रोजगार है, तो वो रोजगार है, यानी कि वो जॉब करती है, उसका खुद का काम नहीं है। तो इस चार्ट के माध्यम ने हमने इन चारों को आपस में कंपेयर करके समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक स्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम से किस तरह अलग है? तो स्थायी और नियमित नौकरी करने वाले जो लोग होते हैं उनकी एक निश्चित मासिक आय होती है, मंथली सैलरी उनकी फिक्स होती है। स्थायी कर्मचारी होने के कारण विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, जैसे भविष्य निधि, छुट्टियां मिलती हैं, परिवार के लिए मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, मकान या किराए का किराया भी भत्ता आदि मिलता है। तो काम का निश्चित समय होता है और घंटे निश्चित होते हैं। वहीं जबकि अनियमित तौर पे जो काम करते हैं लोग, उनकी मासिक आय फिक्स नहीं होती, उनकी सैलरी फिक्स नहीं होती, वह कितने दिन काम करते हैं उन्हें उतने ही दिनों का पैसा मिलता है। कोई निश्चित छुट्टी नहीं होती, किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती, काम और समय के घंटे निश्चित नहीं होते, काम की भी कोई सुरक्षा नहीं होती, उन्हें कभी भी हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से हम इनको कंपेयर करके समझ सकते हैं।
तो प्रश्न है, सुधा को अपने वेतन के अलावा और कौन-कौन से लाभ मिलते हैं? तो सुधा को क्या कौन-कौन से लाभ मिलते हैं वेतन के अलावा? उसे रविवार की और राष्ट्रीय अवकाश की छुट्टियाँ मिलती हैं, कुछ वार्षिक छुट्टियाँ भी मिलती हैं, परिवार के लिए चिकित्सा सुविधा और बीमार होने पर चिकित्सा अवकाश भी मिलता है, भविष्य निधि की सुविधा भी मिलती है। तो ये हमने चैप्टर में अच्छे से समझा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर का ये अंतिम प्रश्न है। आपको नीचे दी गई तालिका में अपने परिचित बाजार की दुकानों या दफ्तरों के नाम भरने हैं और वो किस तरीके की चीज़ें बेचते हैं या सर्विस उपलब्ध कराते हैं, इसको आपको इसमें नोट करना है। तो देखिए, दुकानों दफ्तरों के नाम यहाँ पे लिखने हैं और वो क्या चीज़ें बेचते हैं या कौन सी सुविधा देते हैं उसको यहाँ लिखना है। तो आप अपने आसपास के बाज़ार में जाइए, वहाँ की दुकानों दफ्तरों के नाम इसमें नोट कीजिए और वो क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्या सामान बेचते हैं, उसको नोट कीजिए। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है लोकेश डेयरी, ये दूध और दूध से बनी वस्तुएं बेचता है। गैस एजेंसी एलपीजी सिलेंडर देते हैं। अस्पताल चिकित्सा सुविधा देते हैं। सरकारी स्कूल शिक्षा का काम कर रहे हैं और जल बोर्ड जल की सुविधाएं यानी पानी पहुंचाने की सुविधा हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बच्चों, इस तरीके से इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। पूरी पुस्तक के प्रश्न उत्तर हमने करवा दिए हैं। यदि आपको कोई अन्य संशय है, किसी और पुस्तक के आप प्रश्न उत्तर जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी आगे से आगे जो भी वीडियोज़ आएंगी उनका नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।